आयुर्वेद के क्रम में कल सुश्रुत के अनुसार हमारी शारीरिक प्रकृति का वर्णन प्रारंभ किया था। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, इनको यद्यपि शारीरिक प्रकृति कहा जाता है, शरीर का मतलब शारीरिक, लेकिन इसमें बहुत से मानसिक लक्षण, हमारी क्रियाएं भी वर्णित की गई हैं, उस पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय जो स्थिति हमें मिली, जब से हम किसी गर्भ में पहुंचे, उस समय जो स्थिति थी प्रथम कोशिका की, वो बहुत कुछ हमारे शरीर को और स्वभाव को निर्धारित करती है। और शारीरिक प्रकृति स्थिर रहती है, हमें केवल उसकी पालना करनी होती है, उसके अनुरूप कुछ न कुछ औषधि, व्यवहार, आहार करते रहना होता है। और मानसिक प्रकृति को हम बदल सकते हैं प्रयत्नपूर्वक। तो कल कुछ लक्षण वात प्रकृति के रखे थे, उससे आगे जो और लक्षण बताए हैं सुश्रुत संहिता में, वो आपके सामने रख रहा हूं। इसमें भी मानसिक और कुछ शारीरिक दोनों प्रकार के लक्षण हैं। तो कहते हैं इनमें वात प्रकृति वालों में अधृति होती है, धैर्य कम होता है, धैर्य की कमी होती है। बहुत अधिक वात प्रकृति है तो अधैर्य और अधिक होगा, और कम वात प्रकृति है, वात मात्रा में कम है, तो धैर्य की कमी कम होगी, थोड़ी स्थिरता रहेगी। लेकिन अधैर्य का लक्षण, अधृति का लक्षण उनमें मिलेगा। और ये बदला जा सकने वाला गुण है, हम अधैर्य को छोड़ के धैर्य में जा सकते हैं साधना आदि से। लेकिन वात प्रकृति वालों को इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा। तो और लंबे समय और लंबे पुरुषार्थ, अधिक पुरुषार्थ के बाद में वो धैर्य की स्थिति में आएंगे। कफ प्रकृति वाले, जिनमें धैर्य गुण स्वभावतः रहता है, वो शीघ्र अथवा बिना साधना के भी धैर्य की स्थिति में देखे जा सकते हैं। शरीर ही ऐसा है, प्रकृति ही ऐसी है उनकी, बिना साधना के भी। तो अधृति। दूसरा लक्षण बताया अदृढ़ सौहृद। सुहृद कहते हैं मित्र को। ये दृढ़ मित्रता वाले नहीं होते, इनका स्वभाव, लंबी मित्रता नहीं हो पाती है, टूट जाती है बार बार। मित्र तो बनाए थे, मित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं रहती है, लंबे समय तक नहीं चलती है, टूट जाती है। और इसका कारण उनकी चंचलता या अधृति, जो पहला आज वर्णन किया अधृति, वो इसमें कारण है। दो व्यक्तियों के बीच में मित्रता होती है तो दूसरे को हमें बहुत कुछ सहन करना होता है, सबको सहन करना होता है, क्योंकि सब कुछ अनुकूल नहीं होता है। मित्रों के साथ भी, परिजनों के साथ भी बहुत अपवाद होगा जहां हमें कोई प्रतिकूलता नहीं हो दूसरे से, लेकिन कुछ न कुछ प्रतिकूलता तो रहती है। और वात प्रकृति वाले चूंकि चंचल होते हैं, इसलिए वो सहन नहीं कर पाते, धैर्य नहीं होता है उनमें, वो बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं और मित्रता तोड़ने का निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं। थोड़ी बात हुई, छोटी बात हुई, चंचलता के कारण मित्रता शीघ्र छोड़ देंगे। वैसे मित्रता सबकी टूटती है, सभी प्रकृति वालों की टूटती रहती है, मित्रता होती भी सबकी है, लेकिन इनमें स्वभावतः अधिकता ये देखी जाएगी कि उनके मित्र लंबे नहीं चलते, थोड़े रहते हैं। और मित्र तो एक उपलक्षण के रूप में यहां पर मानना चाहिए। और भी जो संबंध है सगे संबंधियों से, जो बंधु बांधव हैं उनसे, या पति पत्नी के संबंध हैं, या अधिकारी कर्मचारी के संबंध हैं,
प्रशासक सेवक के, स्वामी सेवक के संबंध है, किसी संस्था में हम रह रहे हैं वहां से संबंध है। तो हमें बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहीं संस्था में जुड़ते हैं तो लंबे समय तक रहते हैं, या तो पकड़ ही लेते हैं, वो चाहते नहीं फिर इधर उधर, उनकी रुचि प्रवृत्ति नहीं होती, सहन करते रहते हैं विपरीत होते हुए भी, अनुकूलता बना लेते हैं, प्रयास करते हैं और जाने की उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, थोड़ा सा कुछ हुआ, मन खट्टा हुआ और वहां से रवाना। संस्था हो सकती है, गुरुकुल हो सकता है, आश्रम हो सकता है, व्यक्ति मित्र तो एक उपलक्षण मात्र है। कहीं पर भी मकान हो गया, कोई रहने की जगह हुई, कोई भी हुआ, थोड़ा सा हुआ, अच्छा नहीं लगा, एकदम छोड़ने का उसके मन में आ जाता है। ये प्रवृत्ति वात प्रकृति वालों में अधिक होगी। तो अदृढ़ सौहृद। फिर एक और लक्षण कहा, निंदा के रूप में है ये, कृतज्ञ। हाँ, कृतज्ञता का इनमें दोष होता है। यद्यपि कृतज्ञता किसी को कहना बहुत बुरा होता है, मित्रता दृढ़ नहीं होती है ये उतना बुरा नहीं लगता, धैर्य कम है ये उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन किसी को कृतज्ञ कहना तो गाली जैसा हो जाता है, दोषारोपण होता है बड़ा। लेकिन वात प्रकृति वालों में ये प्रवृत्ति रहती है, अधिक रहता है, अधिक मिलेगा इनमें। कृतज्ञ सभी होते हैं, सभी हो सकते हैं किसी किसी स्थिति में, कुछ लोग बिल्कुल नहीं होते, लेकिन थोड़ा न्यूनाधिक कृतज्ञता का दोष होता है। कृतज्ञता का मतलब है कि किए हुए को न मानना। दूसरे ने हमारा जो सहयोग किया किसी भी तरह से, सेवा है, धन है, विद्या है, आश्रय दिया, निर्भयता दी, प्रश्रय दिया, आगे बढ़ाया, किसी भी तरह से हमारी बात सुनी, उसको दूसरे के द्वारा किए गए, हमारे प्रति किए गए उपकारों को न स्वीकार करना। समय लिया, बातचीत की, पढ़े, संस्था में रहे, और जब जाना है तो बस वैसे ही चले गए, बोल तक के भी नहीं गए। अब कह सकता है कोई कि भाई हमारी संबंध ठीक नहीं है, लेकिन जो कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ होता है, वो बोल के भी जाएगा, बात धन्यवाद करके जाएगा, और बाद में भी यदि किसी कारण से अन्यत्र जाना पड़ रहा है तो भी वो याद रखता है कि मेरे इतने वर्ष वहां बीते, उस संस्था में बीते, उस व्यक्ति के साथ बीते, विद्यार्थी काल में मैं उनके साथ रहा, ऐसे ऐसे सहयोग हुआ, वो याद रखता है। और समय आने पे जितना भी कर सकता है करता है, प्रेम से बात करता है, उपकार करना होता है तो करता है, कम से कम याद रखता है, वो मन में भावना होती है। इनके भावना नहीं होती है, कम होती है, एक कृतज्ञता की बात कहलाती है। किसी ने किया, ठीक है, किया होगा, मैंने भी तो किया था, अब ठीक है, साथ साथ रहते हैं तो दोनों ही करते हैं एक दूसरे का सहयोग। लेकिन जो कृतज्ञ होते हैं वो स्वयं ने, उन्होंने दूसरों के लिए जो किया होता है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरों ने फिर भी किया उसको भी याद रखते हैं। भले ही दोनों ने किया एक दूसरे का सहयोग, लेकिन वो दूसरे के सहयोग को ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं। ये उसको छोड़ देते हैं, गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, ठीक है, होगा। तो कृतज्ञता कोई उस तरह का बड़ा दोष जैसा हम सोचते हैं, कोई बड़ी घटना हो जाए, कुछ नहीं, छोटी छोटी बातों में भी कृतज्ञता होती है। तो वात प्रकृति वालों में ये दोष अधिक होता है, लेकिन ये दोष मिटाया जा सकता है साधना से। शरीर की प्रकृति वातिक हो तो भी इसको कम किया जा सकता है, प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा वात प्रकृति वालों को। आगे कहा कृश। वात प्रकृति वालों का शरीर दुबला पतला होगा, प्राय करके। यूं कफ प्रकृति वाले भी दुबले पतले हो सकते हैं, कोई रोग हो गया, वृद्धावस्था आ गई, उपवास कर लिया, लंबे उपवास कर रहा है, कोई भोजन नहीं मिल रहा है, कुपोषण है, ये तो दूसरे भी मिल सकते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ है, रोग भी नहीं है, फिर भी इनका शरीर दुबला पतला रहेगा वात प्रकृति वालों का। इन तीनों की अपेक्षा, तीनों में वात प्रकृति वालों का शरीर अपेक्षा से अधिक दुबला रहेगा, पतला रहेगा। आगे कहा परुष धमनीतः। शरीर में जो सिराएं, धमनियां दिखती हैं, वो इनमें दिखती अधिक हैं और कठोर होती हैं।
उनको छू के देखें तो कठोरता होगी, एक किसी की मृदु हमारे को दिखाई देगी। धमनियां शिराएं जो हमारे हाथ पैरों में कहीं दिखती हैं, खासतौर से हाथों में दिखने लगती हैं। वैसे भी कोई व्यक्ति दुबला पतला होता है तो नाड़ियां दिखने लग जाती हैं, धमनियां शिराएं होती हैं, वो मुख्य वेन्स होती हैं, वो दिखने लगती हैं नीली नीली। दुबला कोई भी होता है तो दिखने लगती है मांस की कमी से। चूंकि वात प्रकृति वाले कमजोर होते हैं, कृश होते हैं, तो एक तो वो दिखती हैं, उनकी धमनियां दिखेंगी और वो स्पर्श में कठोर होती हैं, छूने पे कठोर कठोर सी लगेंगी ऐसा। फिर एक लक्षण कहा कि ये अधिक बोलने वाले होते हैं, प्रलापी होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बोलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वह वात प्रकृति का लक्षण है। दिन भर बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, थोड़ी भी बात होगी तो बोलेंगे। और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बोलने का अवसर हो तो भी नहीं बोलते, चुप ही बैठे रहते हैं। कुछ होते हैं यथा अवसर बोलते हैं। ये प्रवृत्ति हम सब एक दूसरे की देखते हैं, भिन्न भिन्न स्वभावतः ही ऐसा होता है, उनका प्रकृति ऐसी होती है। तो वात प्रकृति वाले बोलते अधिक हैं और बोलने में भी शीघ्रता अधिक होती है उनके, जल्दी जल्दी बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण शीघ्र करते हैं, जल्दी जल्दी अपनी बात को कहते हैं। कई जने बहुत धीमे धीमे बोलते हैं, ये स्वभाव ही ऐसा होता है। उनको कितना भी टोक लो कर लो, विशेष प्रयत्न नहीं करें तो लगभग वो शीघ्र ही बोलेंगे, अधिक ही बोलेंगे। और साधना करके थोड़ा उसको नियंत्रित किया जा सकता है, छोड़ भी सकता है, मौन भी रह सकते हैं वात प्रकृति वाले, निषेध नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति उनकी अधिक बोलने की रहेगी, कठिनाई होगी मौन रहने में उनको। और आगे कहा द्रुत गति, जो उनके चलने की गति होती है, पैर से भी ले लीजिए, तेजी से चलेंगे, गति तीव्र होती है उनकी। और चलने के साथ साथ हम अन्य क्रियाओं में भी ले सकते हैं, हाथ पैर जो हिलाते हैं करते हैं वो अपेक्षा से तीव्र होंगे, उंगलियां भी उनकी अपेक्षा से अधिक तीव्र चंचलता से चलेंगी। तो तीव्र गति। और इसमें इन्होंने आगे अटनह, यानी बहुत घूमने वाला होता है वो, घुमक्कड़ कहिए, घूमने की प्रवृत्ति स्वभावतः अधिक होती है अपेक्षा से। और अनवस्थित आत्मा, अंदर से चित्त स्थिर नहीं रहता है उनका, अनवस्थित रहता है, निर्णय उनके बार बार बदलेंगे, निश्चित निर्णय करने में भी दिक्कत आएगी और कर लिया है तो उस पर स्थिर रहने में भी इनको दिक्कत आती है, बार बार अपने निर्णय बदलते रहेंगे, अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है, वात प्रकृति का लक्षण हुआ। और सोते समय इन्होंने कहा, एक पहले इसमें इन्होंने सोते समय इनको कैसे सपने आते हैं, तो आकाश के सपने अधिक आएंगे, वायु के और आकाश के। आकाश गमन हो रहा है, वायु में उड़ रहे हैं, आंधी चली, खुले में जा रहे हैं, पंख हैं या जैसे भी हैं, ऐसे वायु के, आकाश के, शून्य स्थानों के ऐसे स्वप्न इनको अधिक आते हैं। और उस सपने में वो बड़ी बड़ी बातें, ऊंची काल्पनिक बातें अधिक सोचते हैं। ये लक्षण वात प्रकोप के भी हैं, कोई कफ प्रकृति का है लेकिन वात का प्रकोप हुआ है, मौसम ऐसा है, खान पान ऐसा हो गया, रोग के कारण, तब भी सपने हमारे बदल जाते हैं। सपने से भी हमें पता लग जाता है, सबके लिए आगे औरों के सपने भी लिखे हैं, पित्त प्रकृति वालों को कैसे आते हैं और कफ वालों को कैसे आते हैं। तो वात प्रकृति वालों को आकाश और वायु के सपने अधिक आते हैं और वो बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, जिसे हम हवाई किले बोलते हैं। स्वप्न में वो अधिक बनाते हैं, दिन में भी बना सकते हैं लेकिन सपने में भी बनाएंगे, वो इस तरह की प्रवृत्ति उनमें रहती है, अधिक बनाते हैं। एक दो दिन के सपने ना देख के हम अगर अपने वर्षों के सपने देखें, बचपन से देखें, तो कुछ तरह के सपने हम कह सकते हैं कि मेरे को इस तरह के सपने बहुत अधिक आते हैं। सभी अपने अपने लिए कुछ ना कुछ कह सकते हैं, मेरे को इस तरह के सपने बचपन से आते हैं, बहुत अधिक आते हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकृति का लक्षण है। और आगे फिर इन्होंने कहा अव्यवस्थित मति वाले होते हैं, मति उनकी स्थिर नहीं होती है। चल दृष्टि, पीछे जो चल गति का कहा था, तीव्र गति होती है, तो दृष्टि यानी आंख, आंख उनकी तीव्र होती है, चपल होती है, चंचल होती है,
वो बहुत इधर उधर देखते हैं। आंख की पुतली उनकी इधर उधर बहुत ज्यादा घूमती हुई दिखेगी, तेजी से, कभी इधर कभी उधर, बहुत ज्यादा चंचल होती है अपेक्षा से। तो नेत्रों को देख करके भी हम कह सकते हैं। हाँ, कभी किसी कार्य में व्यस्त हो, कोई जासूस हो जिसको बहुत कुशलता से देखना है, पकड़ना है किसी अपराधी को, वो देख रहा हो, वो एक अलग बात है। कार्य विशेष से वो तो कोई भी तीव्र हो सकता है, लेकिन सामान्यतया वात प्रकृति वालों की आंखें अधिक गति करेंगे। इसके साथ साथ हम भौं का भी ले सकते हैं, उसकी भौहें बहुत चंचल होंगी, चेहरा होगा, हाथ होगा, हर जगह उसको गति दिखाई देगी, स्थिर होकर बैठ नहीं सकेगा, हिलता डुलता बहुत रहेगा इत्यादि। गति, अस्थिरता, वायु के कारण वायु चंचल होती है, गतिशील होती है, तो ये उसके शरीर में भी लक्षण देखे जाते हैं। और उनके पास में रत्न, धन और मित्र का संचय कम होता है। धन कम मिलेगा उनके पास, अस्थिरता ही कारण है उसको, चंचलता। रत्न आदि और विशेष गुण कम मिलेंगे, मित्र भी कम मिलेंगे। नए नए भी बनते हैं, लेकिन चूंकि टूटते ज्यादा हैं इनके, अधिक स्थिर नहीं रहते, इसलिए उनको मित्रों की संख्या कम मिलेगी ऐसे व्यक्तियों की। और बिना मतलब के थोड़ा सा भी कुछ हुआ बोलने लगेगा, प्रलाप करने लगेगा, और बिना प्रसंग के बोलने की आदत इनमें अधिक मिलेगी। असंबद्ध बात बोलने का रहता है। थोड़ा थोड़ा दोष सभी में हो सकता है, ये नियंत्रण भी होता है ये, लेकिन इनको संबद्धता पता नहीं लग पाती है। वो शरीर ही ऐसा है, प्रकृति ऐसी होती है। बोलता बहुत है, चूंकि जल्दी जल्दी बोलता है, बिना विचारे बोलता है, तो उनकी बातें असंबद्ध निकलने लगती हैं। संगति उनमें कम होती है, आपस में संगति कम होती है। थोड़ा सा हुआ ही एकदम बोलने लग जाता है। एक होता है कि सुना, स्थिति देखी तो थोड़ा सोच लेता है, तो ठीक बात निकलेगी। ये चूंकि एकदम बोलने लग जाते हैं, तीव्र प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इनकी असंबद्ध बातें होती हैं। असंबद्धता अधिक मिलती है इन लोगों के अंदर, अव्यवस्थित होता है। और बिना प्रसंग के बोलने में भी इनका होता है, कोई बात नहीं है फिर भी बोलने लग जाता है। ये इनके कुछ लक्षण बताए। और अब इसके बाद में जो बताए वो कुछ पशुओं के नाम बताए इन्होंने, कि वाक प्रकृति वाले इन पशुओं की के स्वभाव जैसे होते हैं। अब किसी में से कोई लक्षण लेंगे, किसी में से कोई लक्षण लेंगे, इसको उस तरह से निंदा के रूप में नहीं देखिएगा। जो लक्षण हमने देखे हैं अभी तक आप कहे तो मैं नहीं बोलूं बिल्कुल पशु नहीं होते, ये तात्पर्य नहीं है, पर आपको खुद को पता लगेगा। जो लक्षण अभी बताए हैं, इस तरह के लक्षण इन पशुओं में हमारे को दिखाई देंगे। हम सभी हैं इसमें। ये केवल एक समझाने की शैली है इनकी, नहीं है। उसको आप बहुत निंदित या गाली रूप में नहीं देखेंगे, और न किसी को न चिढ़ाएंगे किसी को। ठीक है, हम भी कहीं ना कहीं तो रहेंगे किसी न किसी पशु की तरह से। तो वैसे पशु अच्छे भी हैं इनमें, एकदम सब निंदित ही नहीं है। तो आप ही बताइए, वात प्रकृति वाले किस तरह के होंगे? आपने बहुत सारे पशु देखे हैं, पशुओं में बताइए। अच्छा, मछली, कौवा, चलो वो ये और दूसरों में भी आएंगे, लेकिन इन्होंने पहला दिया बकरी जैसे बकरी। अब बकरी में क्या लक्षण है? एक तो वात प्रकृति वाले दुबले पतले होते हैं, तो बकरियां भी पतली होती हैं। नहीं, बकरा भी इतना ऐसे मोटा नहीं होता है, आप देख लेना कभी भी। अन्य पशु बहुत मोटे भी हो जाएंगे, लेकिन बकरी बकरे आपको ऐसे थोड़ा, पुष्ट तो हो सकता है कोई, लेकिन शरीर वैसा नहीं होता है उनका, बहुत मोटा हो जाए ऐसा। अच्छा, उनके पैर कैसे चलते हैं बकरी के? अब पैरों को देखो कितने चपलता से चलते हैं, एकदम यूं उठाती है पैर, रखती है। और खाती कैसे है बकरी पत्तों को कितनी आप क्रिया देखिए उसकी, बकरी की गतिशीलता देखिए, और चलती रहती है। मैं तो उतना नहीं जानता, वैसे आप लोग और लक्षण बता सकते हैं। उसकी शायद हिलता भी ज्यादा है चेहरा, बाल के कान भी हिलते हैं काफी, उसके घंटी भी बजा रख दो तो
यानी क्रियाशीलता अधिक होती है, चपलता अधिक होती है, हल्कापन होता है शरीर में और घूमती रहती है, अधिक घूमती है। यदि गाय की तुलना में देखें तो बकरियां ज्यादा घूमती है। अच्छा, भेड़ में और बकरी में भी अंतर होता है। बकरी चंचल होती है, गति अटनशील है, गतिशील है, तो ये स्वभावतः कुछ बात प्रकृति वाला, उसमें बात की अधिकता होगी। तो ये एक उदाहरण इन्होंने दिया कि उस जैसा स्वभाव होगा। खाने में भी बकरी ज्यादा तो नहीं खाती है, बार बार खाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है, जल्दी जल्दी खाती है, बोलती भी ज्यादा है। तो ठीक है, वो भी लक्षण इसमें है, इसे घट रहा है। मैं अब नाम बोल देता हूं, अब लक्षण आप घटा लेना। वैसे तो बकरी, बंदर का नहीं लिया इन्होंने, बंदर को उसमें आगे लेंगे। गीदड़ का एक उदाहरण दिया, छोटा होता है, वो भी चिल्लाता भी है, यहां भी बोलते रहते हैं और घूमता है। दूसरा बात प्रकृति वालों के लिए का, वो सुंदर नहीं होते हैं। गीदड़ दिखने में सुंदर नहीं लगता है वैसे, भेड़िया या गीदड़ वगैरह। तो गीदड़ का इन्होंने एक उदाहरण दिया। एक खरगोश का भी दिया। खरगोश दिखने में तो सुंदर होता है, लेकिन चंचल होता है, भीरू होता है, डरपोक होता है। ये वात प्रकृति वालों में भय का लक्षण अधिक होता है, वो डरते ज्यादा है, चंचल भी होते हैं, डरते भी ज्यादा है खरगोश। और एक चंचलता का दिया चूहे का। चूहा भी ऐसा ही होता है, छोटा होता है, घूमता है, सूंघता रहता है बार बार सब जगह ही, कितना चंचलता से करता है, आंखों को देखता है, इधर उधर करता है, चंचलता अधिक है। अब इसके अलावा इन्होंने ऊंट का भी उदाहरण दिया है। यद्यपि वो वैसे चंचल नहीं होता है, लेकिन चलता है तो ऊंट गति से भी तेज चलता है, घूमता भी है, रेगिस्तान का जहाज है, लंबे लंबे पैर होते हैं और पैरों में हड्डियां हड्डियां दिखती है ना उसके, ऊंट के हड्डियां दिखेंगी, इस तरह का लक्षण। और रूखा होता है, अच्छा जल्दी खाता है, हाथी की अपेक्षा या इनकी जल्दी जल्दी खाता। अच्छा, उसके भी होठ ज्यादा हिलते हैं, ऊंट के भी, हाँ ठीक है। जो ऊपर के जो दो होते हैं वो होते हैं, सांस भी लेता है इत्यादि, ज्यादा लेता है। फिर कुत्ते का भी उदाहरण दिया। कुत्ता भी चंचल होता है वैसे तो, चलता रहता है। एक गिद्ध का उदाहरण दिया। गिद्ध लालची की दृष्टि से, यानी गर्धा, लालच की भावना इनमें होती है। कौवे का उदाहरण दिया। कौवा भी चंचल होता है वैसे, और थोड़ी ये चूंकि ईर्ष्यालु अधिक होते हैं, ये पीछे बताया था वात प्रकृति वाले, तो थोड़ा वो लक्षण भी हम देख सकते हैं इसमें, अस्थिरता और ईर्ष्यालु आदि। और रुक्षता की दृष्टि से, जड़ता की, बुद्धि की दृष्टि से यहां पर खर का यानी गधे का भी उदाहरण दिया गया। ठीक है, अब आपको कुछ पूछना है तो नंबर क्रम तो सबका आएगा, बाकी प्रकृति वालों का भी, अन्य पशु आएंगे, लेकिन हमें इन नामों से थोड़ा सा पता लगता है ना कि वात प्रकृति वाला कैसा होगा। इनके जो लक्षण गतिविधियां हैं उसके आधार पर हम थोड़ा कर सकते हैं। आप में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछे। ठीक है, दीजिए। कौन दुखी होंगे? उनमें दुख अधिक होगा, ठीक बात है। मतलब शरीर में जो पीड़ा होती है ना, बैठिए, वो भी लक्षण है। वो वात रोगों का भी होता है कि वात रोगों में जो हमारे शरीर में जितनी भी पीड़ा होती है उसमें वात का कारण माना जाता है आयुर्वेद में। और वात प्रकृति वालों में पीड़ा कैसी होगी? चलायमान होगी, कभी यहां हो जाएगी, कभी वहां होगी, कभी वहां होगी। पीड़ा का भी वो लक्षण अधिक बताते हैं। ठीक कहा आपने, ये रोग के कारण भी हो सकता है और प्रकृति वालों में भी तरह तरह की पीड़ाएं होती रहेंगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, छोटी बड़ी, ये प्राय उनमें मिलेगा। हाँ, और पीछे वो पूछ रहे, पूछे। आचार्य प्रणाम। ये जो पूर्व जन्म का संस्कार बोलते हैं, जैसे कि कुछ बिल्ली जैसे कुछ करता है एक्शन हो, या कुत्ते जैसे कुछ संस्कार होते हैं उसमें, तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये पिछले जन्म में चूहा था या बकरी था, कि उसके अनुसार आज वर्तन कर रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं मानना चाहिए। देखिए, उस जैसे जो स्वभाव है, इसका ये नहीं है कि पिछले जन्म में वो वैसा ही हो।
ये अभी शारीरिक प्रकृति के ऊपर हम बात कर रहे हैं और वात पित्त कफ के आधार पर ही, क्योंकि हमारे शरीर की रचना ही ऐसी है। अब जैसे हम हाथी को देखें, बकरी को देखें, चूहे को देखें, उनके शरीर ही ऐसे बने हुए हैं। हाथी उतना चंचल हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता ना, उसमें स्थिरता अलग होती है। किसी पशु में, गैंडे के अंदर है, किसी में चंचलता है, किसी में आक्रामकता अधिक है, वो स्वभावता उनकी है, शरीर ही ऐसा होता है उनका। तो इसी तरह से हमारे शरीर में भी भिन्नता का एक कारण ये होता है कि हमारा बीज ही ऐसा होता है, तो उसमें प्राय करके ये चीजें मिलती है। उसको पिछले से मत जोड़िए अभी जी। जैसे कि आपने बताया कि वो अपनी प्रकृति चेंज भी कर सकता है, प्रकृति चेंज कर, मानसिक प्रकृति बदल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो यदि वात प्रकृति जो स्वभावगत है उसको ठीक कर ले तो शारीरिक प्रकृति हो सकती है? नहीं होगी। इनका प्रश्न है कि मानसिक प्रकृति तो चलो ठीक होती है, तो मानसिक प्रकृति ठीक करें तो क्या शारीरिक प्रकृति भी ठीक वैसी बदल जाएगी? वो नहीं बदलती है, वो नहीं बदलेगी। वो तो हमारा रचना ही ऐसी हो गई, जैसे कि घड़ा अलग अलग तरह का बनाओ, कोई मिट्टी का घड़ा है तो अब वो मिट्टी का तो रहेगा ही, तांबे का है तो तांबे का रहेगा ही, ऐसा जो है वो तो रहेगा। लेकिन मानसिक प्रकृति हम बदल सकते हैं, पर वो भी आसानी से नहीं बदलेगी, ये ध्यान रखिए, अंतर पड़ता है। गुस्से को नियंत्रित करना है तो पित्त प्रकृति वाले को गुस्से को नियंत्रित करना बहुत कठिन पड़ेगा। कफ प्रकृति वाले को भी गुस्सा आता है, वो जल्दी नियंत्रित कर लेगा। चंचलता छोड़नी है तो वात प्रकृति वाले को कठिनाई होगी, अपेक्षा से अधिक कठिनाई होगी, समान नहीं सफलता मिलेगी, ये तो रहेगा। वैसे जैसे कि कफ प्रकृति है मेरी, मैं इसको डाउन ले आऊं, नीचे ले आऊं कफ प्रकृति को, तो क्या जो उसके दोष है वो अपने आप दूर हो जाएंगे? कुछ होंगे कफ प्रकृति का, और आगे देखेंगे तब और देखेंगे। अभी केवल एक का हमने वर्णन देखा है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव। सभी को सदर भी बता।